अगेन वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू एट अपनी पाठशाला। तो पिछली बार हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली थी, है ना। और ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, सो मैंने सोचा इसको जल्दी अपन ख़त्म करके और सीधे आते हैं फीडिंग वाले चैप्टर पे, है ना। तो अपना आखिरी वाला टॉपिक है मिल्क सिक्रीशन सिस्टम, या इसी को कहा है दुग्ध क्षरण तंत्र। अब मिल्क सिक्रीशन सिस्टम में प्रमुख अंग होते हैं आयन थन और मेमरी ग्लैंड्स, है ना। आयन थन और मेमरी ग्लैंड में भी मेमरी ग्लैंड और थन से मिलकर ही आयन बना हुआ है। और मेमरी ग्लैंड के बारे में एक बात आप क्लियर कर लो, जो लगभग सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेमरी ग्लैंड्स जन्म के साथ में किसी भी फीमेल एनिमल में नहीं होती। जन्म के साथ क्या आती हैं? पसीना स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ या स्वेट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, उन्हीं को कहते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, है ना। तो सुडोरीफेरस ग्लैंड ही धीरे धीरे जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से कन्वर्ट होती है या कहें कि मॉडिफाई होती है मेमरी ग्लैंड्स में। और जो स्वेट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो आगे चल के मिल्क सिक्रीशन करेंगी, मतलब जिन ग्रंथि से पसीने का स्त्राव होता वही आगे चल के दूध का स्त्राव करने वाली है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो उसका आंसर क्या होगा? सुडोरीफेरस ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स या पसीना ग्रंथि। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये याद रखना है। दूसरी बात कि पूरा का पूरा दुग्ध क्षरण तंत्र बना हुआ एक्टोडर्म से। अब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में दोबारा से नहीं बताऊंगा क्या है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, है ना, कि बॉडी जो है एम्ब्रियो की स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। तो आउटर लेयर जो होती है उससे पूरा का पूरा दुग्ध क्षरण तंत्र बना हुआ है, तो उस डर्म को कहते हैं एक्टोडर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दुग्ध क्षरण तंत्र का विकास किस परत से होता है, किस लेयर से होता है, तो एक्टोडर्म से होता है। अब दुग्ध क्षरण तंत्र में समझ लेते हैं कि जो आयन की बनावट है वो इस तरह से होती है। गाय भैंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो 4 थन होते हैं, और आयन जो है अंदर की तरफ से बीचों बीच में से एक लिगामेंट्री वॉल से हाफ में डिवाइड होता है 1/2। ऐसा समझिए कि यहाँ बीच में जो है एक दीवार है जो इसको 2 हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। और इसी तरह क्रॉस सेक्शन में एक और मीडियम सस्पेंसरी लिगामेंट्री वॉल होती है, इस तरह से जो इसको बांटती है क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स मतलब 1/4, है ना, 1/4 हिस्सा, मतलब एक थन में उसका हिस्सा अलग है। इसी तरह चारों थन का अपना अपना पार्ट है, मतलब एक थन से, एक टीट से मिल्क बाकी 3 का नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं आप? तो चारों हिस्से अलग अलग हैं, 1/4 पार्ट में क्वार्टर्स में डिवाइड हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि काऊ में 4 क्वार्टर्स, 4 मतलब कि आगे वाला, है ना। गाय में आगे वाला जो क्वार्टर्स पार्ट हैं, तब आगे वाले दोनों थन, और भैंस में पिछले दोनों थन मतलब हिंड क्वार्टर्स। तो गाय में अगले 2 थन से और भैंस में पिछले 2 थन से मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कितना? तो 20 to 25%, 20 से 25% दूध उत्पादन गाय में अगले 2 थन से ज़्यादा होता है और भैंस में पिछले 2 थन से ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन उठता है कि दूध का निर्माण कैसे होता है, मिल्क फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा। इसमें सबसे पुरानी थ्योरी थी चेतना प्रणाली, नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम जो भी महसूस करते हैं अपने बॉडी में वो सबका सब नर्वस सिस्टम के कारण ही है ना। अगर ठंडा लगता है तो ठंडा महसूस होता है, गर्म को छूते हैं तो गर्म महसूस होता है। तो इसके लिए हमारी तंत्रिकाएं जिम्मेवार है, इसके लिए हमारी चेतना प्रणाली जिम्मेवार है। तो जब कुछ भी नहीं पता था साइंस को, तो उस ज़माने में कहा जाता था कि भाई बछड़ा आता है, काफ आता है, गाय के टीट्स को छूता है, और छूने के बाद में थोड़ी देर में दूध उतर आता है, मतलब कहीं ना कहीं संवेदना के कारण, चेतना के कारण दूध आ रहा है। तो इसको कहा गया चेतना प्रणाली, है ना, नर्वस सिस्टम। लेकिन ये सच नहीं था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में एक नई प्रणाली आई, है ना, जिसमें नाम दिया गया लसिका प्रणाली या लिम्फेटिक सिस्टम। जब एनिमल बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया, खोला गया, तो अडर वाले पार्ट में अंदर कई सारी गांठें दिखाई दी जिनको कहा गया लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स से स्त्राव होता है दूध जैसा, दूधिया कलर का स्त्राव। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि यही लिम्फ नोड का स्त्राव आगे चल के मिल्क में कन्वर्ट होता है ना। उस स्त्राव को ही कहते थे लिम्फ, है ना। तो कहा गया इस प्रणाली को लिम्फेटिक सिस्टम, लेकिन ये भी गलत था, ठीक है। फिर इसके बाद एक नई थ्योरी आई कि जितना ज़्यादा ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है उतना ही ज़्यादा मिल्क फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये चीज़ कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता जैसा कि बोला गया था। तो इस प्रणाली को नाम दिया गया रक्त प्रणाली या ब्लड सिस्टम।
ब्लड सिस्टम में जो है वैज्ञानिकों का मानना था कि रक्त अयन में से जितना ज़्यादा होकर के गुजरेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। सीधा सीधा रक्त से ही दूध बना है या रक्त छनकर ही दूध में बदलता है, उनका ऐसा मानना था। हालांकि ये भी गलत है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। अपने काम की बात ये है कि 1 लीटर मिल्क फॉर्मेशन के लिए कितने लीटर ब्लड का सर्कुलेट होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा 400 to 500 लीटर, 400 से 500 लीटर ब्लड फ्लो होने पर ही, ब्लड सर्कुलेट होने पर भी 1 लीटर मिल्क बनता है। अब इसको अदरवाइज नहीं लेना है आप लोगों को। कई लोग बोलते हैं सर बॉडी वेट ही 500 किलो होता है, 500 लीटर ब्लड कहाँ से आ जाएगा। ब्लड 500 नहीं आएगा, बॉडी में ब्लड तो जो है फिक्स है जो होना चाहिए, लेकिन मान लो 10 लीटर ब्लड है तो वो 10 लीटर जब वापस बह कर के बार बार निकलेगा तो जब 500 लीटर जितना आयन से होता हुआ निकल जाएगा अडर के थ्रू, जब 500 लीटर सर्कुलेट हो जाएगा तब जाकर के 1 लीटर मिल्क फॉर्मेशन होगा। अब समझ में शायद आपको आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को जो है मॉडिफाई करके पूछा गया एग्जाम में कि 1 ml मिल्क फॉर्मेशन के लिए कितने लीटर ब्लड का फ्लो होना ज़रूरी है ना। तो जैसे 1 लीटर के लिए 400 से 500 लीटर, तो 1 ml के लिए 400 से 500 ml, लेकिन लीटर में पूछ ले तो 0.4 to 0.5 लीटर। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा सुनना इसको, है ना, रिवर्स करके। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब यहाँ अपन और ब्लड सिस्टम से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन याद होना चाहिए कि आयन के अंदर एक प्रमुख धमनी आती है, एक आर्टरी आती है जिसको कहा है एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी। ये मेन आर्टरी है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है अडर में। ये आर्टरी आकर के आयन के 2 हिस्सों में, अगले दोनों थन और पिछले दोनों थन में ब्लड सप्लाई करने के लिए 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। आगे वाली जो है उसको कहा क्रेनियल आर्टरी और पीछे वाली को कहा कॉर्डल आर्टरी। और इस तरह आगे फिर बारीक बारीक कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड को और आगे बढ़ाती हैं, है ना। तो हमको याद रखना है एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी आगे वाली बढ़ रही है क्रेनियल में और पीछे वाली कॉर्डल में। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें मिल्क सिक्रेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये जो टीट वाला हिस्सा है इसमें एक चीज़ बता दूं मैं कि टीट्स वाले पार्ट में अंदर एक बारीक पतली नली होती है जिसको कहते हैं टीट केनाल। अब टीट केनाल, एक टीट में केवल एक ही टीट केनाल होती है, लेकिन हॉर्स में और पिग में एक टीट के अंदर 2 टीट केनाल होती है। इसीलिए अगर हॉर्स में, मादा घोड़ी में और जो है मादा सुअर में अगर दूध देखा जाए तो वो प्रेशर से 2 धार के रूप में निकलेगा, लेकिन काऊ बफेलो में केवल सिंगल, है ना। तो समझिए कि एक थन में एक नली होती है गाय भैंस भेड़ बकरी में, लेकिन सुअर में और घोड़ी में, है ना, एक थन में 2 नलियाँ होती है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ गया, बता दिया आप लोगों को। तो इस तरह से ये है मिल्क सिक्रेशन सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें। आगे यहाँ से जो सबसे सर्वमान्य प्रणाली है ना, उसको कहा गया है नलिका प्रणाली या डक्ट सिस्टम, जो कि रिसेंट में या कहें कि जो आधुनिक प्रणाली जिसको माना गया है, सबसे सही प्रणाली जिसको माना गया है वो है नलिका प्रणाली। कि कहा जाता है कि नलिकाओं के माध्यम से दूध जो है फ्लो करते हुए आता है और इस तरह से स्टोर होता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हम पढ़ते हैं आगे। मैं डायग्राम बनाता हूँ और फिर वापस से अपन उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ तो भैया ये आपके सामने डायग्राम है। तो ये डक्ट सिस्टम का डायग्राम अब किस तरह से फंक्शन करता है इसको समझते हैं अपन। डक्ट सिस्टम में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मिल्क सिक्रेशन सिस्टम, तो उसका आंसर हमको देना है एल्वियोलाई। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एल्वियोलाई, इसी को कहते हैं हिंदी में एल्वियोलस कोश, दुग्ध क्षरण कोश, दुग्ध क्षरण कोशिकाएँ, कूपिकाएँ, हिंदी में कई सारे नाम हैं। आप केवल याद रखिए एल्वियोलाई, है ना, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई कई सारी है और इनको ऊपर से कवरिंग करके रखने का जो काम कर रहा है उस रचना को नाम दिया है ल्यूमन। एल्वियोलाई के अंदर कई सारी कोशिकाएं हैं जिनको कहा गया मायोइपिथेलोइड कोशिकाएं, मायोइपिथेलोइड सेल्स। इट इज़ द टाइप ऑफ इपिथीलियम सेल्स। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और दुग्ध क्षरण तंत्र, तीनों में ही इपिथीलियम अलग अलग तरह की है और तीनों ही जगह काम इनका अलग अलग है। तो आप ये ध्यान रखिए, मायोइपिथेलोइड कोशिकाएं यहाँ है ना। अब यहाँ जो मिल्क फॉर्मेशन करने का काम है वो मायोइपिथेलोइड सेल्स कर रही है। जगह क्या है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि कौन सी सेल मिल्क फॉर्मेशन कर रही है, तो मायोइपिथेलोइड सेल। और मिल्क फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो वो प्लेस है एल्वियोलाई। क्लियर है,
कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का उत्पादन कहाँ होता है, किससे होता है, तो आंसर एल्वियोलाई देता है, इतना डीप में वो नहीं पूछता। पर कभी ऑप्शन में मायोइपिथेलोइड दे तो मिल्क फॉर्मेशन मायोइपिथेलोइड करती है, ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद मिल्क फॉर्मेशन करवाने के लिए हार्मोन्स यदि पूछे तो लेक्टोजेनिक हार्मोन प्रोलेक्टिन आंसर आएगा, और मिल्क को सिक्रीशन करवाने वाला हार्मोन पूछे तो ऑक्सीटोसिन आएगा। दो अलग अलग बातें हैं। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन? प्रोलेक्टिन। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन? ऑक्सीटोसिन। मतलब दूध बनाने के लिए इसके अंदर प्रोलेक्टिन, लेकिन बने हुए दूध को यहाँ से नीचे उतारने के लिए, सिक्रीशन के लिए, स्त्राव के लिए, क्षरण के लिए, लेट डाउन के लिए, इतने तरह से पूछ सकता है, तो ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। फिर यहाँ जो मिल्क बना है उसको नीचे लाया जाता है बारीक बारीक डक्ट से, जिनको टर्मिनल डक्ट कहते हैं। सबसे ऊपर है इसलिए शीर्ष नलिकाएं कहते हैं, बालों के समान है, केश के समान है, केशिकाओं के जैसी है, तो टर्मिनल डक्ट लेकर आती है। वो टर्मिनल डक्ट हजारों की संख्या में आपस में जुड़ती है और एक सिंगल ट्यूब में खुलती है, जिसको कहते हैं इंट्रालोब्यूलर डक्ट या सहायक नलिका। इंट्रा आकर के खुलती है इंटरलोब्यूलर डक्ट में या मुख्य नलिका में। अब इंटरलोब्यूलर में अगर क्वेश्चन पूछे कि एक इंटरलोब्यूलर में कितनी इंट्रालोब्यूलर खुलती है, कि एक मुख्य नलिका में कितनी सहायक खुलती है, तो सैकड़ों, 100 और मोर ट्यूब्स। वैसे आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये 11th-12th वालों के काम की चीज़ें है ना। पर पूरी जो थीम है वो समझना जरूरी है, तब जाके आगे की बातें समझ में आएगी जो काम की है। तो इंटरलोब्यूलर जो डक्ट है वो आगे आकर के खुलती है ग्रंथि कुंडिका में या ग्लैंड सिस्टर्न में, है ना। कुंड की समान रचना, कुएं के समान रचना, इसलिए नाम दिया सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब कि कुंड। तो ग्लैंड सिस्टर्न या ग्रंथि कुंडिका, या यहाँ पर मिल्क इकट्ठा होता है इसलिए नाम दिया मिल्क सिस्टर्न। मिल्क सिस्टर्न में क्वेश्चन ये आता है कि एक मिल्क सिस्टर्न के अंदर कितनी मुख्य नलिका या इंटरलोब्यूलर खुलती है, तो इसका आंसर होगा 15 से 50, 15 to 50। और ग्लैंड सिस्टर्न नीचे की तरफ अपन देख रहे हैं टीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें खुल रही है, तो उसको नाम दिया थन के समान कुंड, इसलिए थन कुंडिका, टीट सिस्टर्न। और टीट सिस्टर्न के ऊपर फिर स्किन है, और स्किन और टीट सिस्टर्न के बीच में मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बनाने का काम करती है टीट केनाल या थन नलिका या स्ट्रिक केनाल। तो इसीलिए अगर बाहर से कोई सुई चुभोई जाए तो मिल्क नहीं निकलेगा, ब्लड निकलेगा, क्योंकि टीट और टीट सिस्टर्न मतलब थन कुंडिका और थन के बीच में गैप है, और वो उसके बीच में कॉन्टेक्ट किससे है, एक पतली बारीक नली से, डक्ट से, जिसको कहा थन नलिका, टीट केनाल, स्ट्रिक केनाल। क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिक केनाल इन काऊ बफेलो, सो 1/2 to 1/4 इंच इसका आंसर होगा, या कह सकते हैं 0.25 to 0.5 इंच। मैं इंच में बता रहा हूँ, सेंटीमीटर में पूछ सकता है, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए ना। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है इस तरह से कि यहाँ से दूध बना और यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक दूध के उतरने को कहते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क, ठीक है, या दूध का उतरना, या हिंदी में कहते हैं पसवाना, ठीक है। तो इस तरह का काम जो हो रहा है वो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से हो रहा है। लेकिन मिल्क फॉर्मेशन एल्वियोलाई के अंदर कौन करती है, मायोइपिथेलोइड सेल, किसके प्रभाव से, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के प्रभाव से, या उसी को कहते हैं लेक्टोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है। तो दूध कैसे नीचे उतरता है, लेट डाउन कैसे होता है, वो अपन समझते हैं। लेट डाउन के लिए किस तरह से जो है फंक्शन हो रहा है उसको अपन समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई काफ या बछड़ा, एक काम करते हैं हिंदी में लिखते जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को दिखता है बोर्ड पे, क्योंकि थोड़ा सा विज़न जो है इंग्लिश के वर्डिंग का समझ में नहीं आता है ना। तो बछड़ा जाकर के जब छूता है गाय को या गाय के थन को, तो गाय को क्या होती है, संवेदना या सेंसेशन,
और जब संवेदना होती है, गाय देखती है कौन आया है, बछड़ा आया है, सोचती है कि इसको भूख लगा होगा या इसको जो है दूध पीने की इच्छा है। और जब वो ऐसा सोच रही होती है तो ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर होती है मनुष्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो पीछे वाला हिस्सा है उसको आदेश दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि हिंदी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पश्च पीयूष ग्रंथि, वैसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथियों की ग्रंथि कहते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से सिक्रीशन होते हैं अलग अलग जो है हार्मोन्स के। तो पीयूष ग्रंथि से स्त्राव किया जाता है किसका? ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और जब भी हार्मोन्स निकलेंगे तो वो किसके थ्रू आगे बढ़ेंगे? ब्लड के। तो ये ऑक्सीटोसिन किस में मिलाया जाएगा? रक्त में। और रक्त पहुंचेगा कहाँ? शरीर में। कितनी देर में? 40 सेकेंड में। ये काम की बात एग्जाम में पूछी गई है ना, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन शरीर में कितनी देर में पहुंचता है? तो 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड्स में। अब शरीर में ही क्या है? आयन, और आयन में ही क्या है? एल्वियोलस कोष, अभी अपन ने पढ़े। तो एल्वियोलाई या एल्वियोलस कोष में जब ऑक्सीटोसिन पहुंचेगा, वहाँ जाके जब ऑक्सीटोसिन, हमेशा याद रखना हार्मोन्स जो है वो केमिकली मैसेंजर का काम करते हैं, है ना, केमिकली मैसेंजर का काम करते हैं। इनका काम है केवल संदेश देना, पोस्टमैन का काम। तो जब ऑक्सीटोसिन जाके कहेगा एल्वियोलाई से कि भैया आया है, उसको भूख लगी है, तो सारे एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे, फैलने सिकुड़ने लगेंगे। और जब फैलने सिकुड़ने लगेंगे तो वहाँ जो मिल्क फॉर्मेशन था, वहाँ जो दूध बना था, वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरने लगेगा। इसको कहते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क। तो लेट डाउन ऑफ मिल्क शुरू हो गया। कितनी देर चलने वाला है? तो ये चलेगा 5 से 7 मिनट। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, है ना, ऑप्टिमम टाइम ऑफ मिल्किंग, कि कितनी देर तक दूध का स्त्राव चलता है। तो 5 से 7 मिनट तक चलता है। किसके प्रभाव से? ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गाय भड़क जाती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, फियर वाली कंडीशन में हो, डर की स्थिति में हो, तनाव की स्थिति में हो। अब डर या तनाव के एनिमल्स में भी होता है, बिल्कुल होता है भैया। मान लो कि आप गए दूध निकालने के लिए एनिमल के पास में, बढ़िया बाल्टी लेके आप गए, पहले बछड़े को छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं ना, बछड़े को छोड़ा, और जैसे ही बछड़े को गाय देखती है तो थोड़ी देर में जो है मिल्क आने लगता है ना, क्योंकि ये 40 सेकेंड तक जो है ऑक्सीटोसिन पहुंचेगा अडर में, तो 40 सेकेंड का टाइम लगता है, इतनी देर में दूध आने लगता है। जैसे ही दूध आता है, बछड़ा एक तरफ, बाल्टी सामने, है ना। काऊ अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 5 to 7 मिनट तक किसका असर रहेगा? ऑक्सीटोसिन का। तो इतनी जल्दी मिल्किंग चलती है। ऐसे में कहीं गाय ने जो है बढ़िया पूंछ हिला दी या यूरिनेशन कर दिया, उस टाइम पे आपके कपड़े गंदे हो गए, आप उठे और धमाधम 4-5 जमा दिया काऊ को, बेचारी गाय डर जाएगी, है ना। आपने कूट दिया, शाम को फिर पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे वही सेम प्रोसेस, फिर बाल्टी लेके आप बैठे, गाय को याद आया ये तो सुबह भी आया था और ये बस अब मारने वाला है, उसको याद आ गई सुबह की घटना, आपका फेस वो पहचान गई। अब जब उसको सुबह की घटना याद आई तो अंदर डर बढ़ने लगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, और उस कंडीशन में एक्टिव हो जाती है एक नई ग्रंथि जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, है ना। एड्रिनल ग्रंथि जिसका स्त्राव होता है इपिनेफ्रिन हार्मोन, और इपिनेफ्रिन हार्मोन को कहते हैं डर का हार्मोन। तो इपिनेफ्रिन जैसे ही आता है ऑक्सीटोसिन चला जाता है। समझिए कि इन दोनों की दुश्मनी है। डर का हार्मोन जब आएगा ऑक्सीटोसिन गायब हो जाएगा। अब जैसे ही ऐसा होता है एनिमल बॉडी में क्या होता है कि दूध निकल रहा है और जैसे अचानक से इपिनेफ्रिन आया, दूध रोक लिया गया। इसको कहा होल्ड करना, होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, मिल्क को ऊपर ही होल्ड कर लेना, जस्ट अपोजिट ऑफ लेट डाउन ऑफ मिल्क। तो दूध के उतरने के लिए ऑक्सीटोसिन, होल्ड करने के लिए इपिनेफ्रिन। होल्डिंग अप ऑफ मिल्क को ही वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एगालेक्टिया, है ना। इसी को हिंदी में कहते हैं दूध का रोकना, दूध का चुराना, अचानक से दूध रोकना, या इसी को अपने मालवा निमाड़ में मध्य प्रदेश में एक शब्द प्रचलित है, गाय कूद गई, भैंस कूद गई। तो वो यही घटना है ना, इपिनेफ्रिन हार्मोन्स का आना। तो इस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पता चला किसानों को कि सारा खेल ऑक्सीटोसिन का है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मार्केट में मिलने लगे। इंजेक्शन जो हैं आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बने हुए 5-5 रुपए के इंजेक्शन। जैसे ही गाय जो है दूध रोक ले, इंजेक्शन दो, वापस से दूध चालू। अब
ये चीज़ वैसे इंजेक्शन बनाया गया था क्रिटिकल कंडीशन के लिए कि जब बछड़े मर जाएं तो उस कंडीशन में क्या होता है, गाय भैंस दूध नहीं देते, तो डॉक्टर जो है सलाह देता है कि आप इंजेक्शन देके उसको हैबिट में लेके आएँ, हैबिचुअल बनाएं, वो रोज़ दूध देने लगे। लेकिन क्या होता है कि किसान ने एक चीज़ जान ली कि पूरा दूध निकालने के बाद भी यदि इंजेक्शन दे दो तो वापस से दूध आने लगता है। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि 10 to 15% जो मिल्क है वो बचा रहता है अडर के अंदर, अयन के अंदर। उसको कहते हैं रेसिडुअल मिल्क या अवशेषी दूध, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये दूध क्यों बचा रहता है? तो समझिए ऐसा कि आप लोगों ने देखा होगा मिल्किंग करने के बाद बछड़े को छोड़ते हैं तो वो फिर से दूध पीने लगता है, ये वही वाला मिल्क है ना। तो नेचुरली अंदर एक हिडन टैंक बना हुआ है। शायद नेचर को पहले ही मालूम था कि इंसान बदमाश है, ये कुछ भी नहीं छोड़ने वाला बछड़ों के लिए, तो ये बचा हुआ रहता है। लेकिन इसको भी इंजेक्शन देकर निकालने लगे फार्मर। जब कंटिन्यू रोज़ रोज़ इंजेक्शन देकर के रेसिडुअल मिल्क निकाला जाएगा तो धीरे धीरे बॉडी में लेवल इंक्रीज़ होने लगेगा ऑक्सीटोसिन का। और यदि ऑक्सीटोसिन इतना बढ़ गया जितना ज़रूरी है बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए, तो समय से पहले मिसकैरेज की घटना होने लगी, समय से पहले गर्भपात होने लगे, पशुओं में ये घटना आम होने लगी। और यही मिल्क के साथ में भी ऑक्सीटोसिन आने लगा, क्योंकि ब्लड में देंगे तो ऑब्वियसली मिल्क में भी आएगा। तो जो घटना एनिमल्स में हो रही थी मिसकैरेज की, वो ह्यूमन बींग्स में भी होने लगी, है ना। इंसान यही नहीं रुके, जब पता चला कि ये तो एज ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी वर्क करता है, तो इसको जो है सब्जियों में, फलों में, डंठलों में जो है लगाने लगे। और जब इंजेक्शन लगाने लगे डंठलों में तो फल जो है जल्दी जल्दी ग्रो करने लगे। तो इस तरह से फूड चेन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आने के कारण इसको बैन कर दिया गया। कई सारी क्रिटिकल इलनेस और डिसीज़ जो है इससे आने लगी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अब भारत में बैन का मतलब केवल इतना ही है कि अब आपको 5 रुपये की जगह 50 रुपये में मिलेगा, है ना। तो बदमाशियाँ आज भी जारी है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से 10 से 15% और 14 to 18%, दोनों ही आंकड़े सही है, बुक्स में दोनों मिलते हैं, पर अपने एग्जाम में पूछा गया है 10 to 15%, है ना, रेसिडुअल मिल्क, अवशेषी दूध। तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ ही गया होगा किस तरह हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं। हो सके तो सारे हार्मोन्स को एक साथ पढ़िए। लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन, है ना। एगालेक्टिया के लिए, होल्डिंग अप के लिए अगर पूछ ले तो इपिनेफ्रिन, मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन, है ना। फिर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के लिए ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रस के लिए ईस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए एफएसएच, है ना, और ओव्यूलेशन के लिए एलएच। तो सारे हार्मोन्स एक साथ नोट डाउन करिए, एक टेबल बनाइए उसका, एक तरफ हार्मोन्स का नाम, दूसरी तरफ कहाँ से सिक्रेट हो रहा है उस ग्लैंड का नाम, और तीसरी तरफ जो है उसका फंक्शन क्या है, ये चीज़। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कहीं आपको पता नहीं हो किसी हार्मोन्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, कई सारे लोग क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे कॉल करते हैं। भाई मैंने नंबर शेयर किए हैं आप लोगों को इसलिए कि कुछ ऐसी कंडीशन हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि ये एडमिशन का टाइम चल रहा है अलग अलग कॉलेजेस में। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर लें नहीं लें, कॉलेज कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है ना, आईसीआर एफिलिएशन है नहीं है तो किस तरह से प्रोसेस है उसकी। तो इस तरह की सारी चीज़ें जानने के लिए अगर आप कॉल करोगे तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। अब कई लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या आएगा। यार इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है ना, अपन क्यों यूट्यूब पे आ रहे हैं। आप यहाँ क्वेश्चन रखिए, यहाँ मैं आंसर आपको बराबर दूंगा। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन बाद दूँ, पर जब भी देखूँगा मैं आंसर ज़रूर दूँगा, है ना। और बाकी बस तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम लोग सीधे 4th चैप्टर पे आएंगे, अब एनिमल फीडिंग पे, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कन्फ्यूज़न भी वहाँ ज़्यादा है आप लोगों को। तो अब एनिमल फीडिंग की चर्चा करते हैं बहुत जल्दी। और सुबह या कल जो लेक्चर था मेरा, उसमें हम लोगों ने चर्चा करी कि बहुत जल्दी हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आने वाले हैं, एक ऐसे संस्थान के रूप में जो केवल एडमिशन देकर पैसे ना ले, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें। आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आए तो एग्रीकल्चर के ए से लेकर जेड तक की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास में हो, है ना। जनरली क्या होता है, लोग जाते हैं पीएटी करते हैं, बस इनफ, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो जाए तो उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया है, कॉलेज के बाद आप क्या करेंगे इससे आपका कोई मतलब नहीं, है ना। लेकिन हम एक ऐसी थीम के साथ उतरने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें ओपन होगी आपके सामने एक बढ़िया टीम होगी जो इस तरह से वर्क करेगी कि 11th में आपका एग्रीकल्चर लेने से लेकर के तो आपकी जॉब लगने तक आपको किस तरह हेल्प कर सकती है। अभी कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपके, खासकर यूपी, बिहार से, राजस्थान से कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे जो बीएससी एजी कंप्लीट करने वाले हैं कि सर हमको प्राइवेट कॉलेज से हैं लेकिन हमको बिज़नेस प्लान करना है,
एग्रीकल्चर फील्ड में बिज़नेस में उतरना है। बहुत अच्छी बात है, वैसे ये अच्छा संकेत है। एक ज़माना था जब लोग केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही एग्रीकल्चर में आते थे। अब गवर्नमेंट जॉब की अपनी लिमिटेशन है। हर साल जितनी संख्या में लोग पास आउट हो रहे हैं, इतनी संख्या में वैकेंसीज़ नहीं आती। हमको ये बात प्रैक्टिकली समझनी होगी। और एग्रीकल्चर फील्ड इतना ब्रॉड है कि यहाँ सारे जो बिज़नेस हैं वो सब नॉन एग्रीकल्चर पीपल्स चला रहे हैं, सारे नॉन टेक्निकल्स। और टेक्निकल लोग जो हैं वो जॉब के पीछे भाग रहे हैं। बिज़नेस में उतरना एक अच्छा संकेत है, खासकर आपके पास यदि लैंड, लेबर, कैपिटल जैसी चीज़ें हो तो। और ये सारी चीज़ें लगभग 90% एग्रियंस या एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी उनके पास में है, क्योंकि यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं एग्रीकल्चर में 90% लोगों के पास जो है ज़मीन है या फिर वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी एक बच्चा है जिसको मैंने मशरूम कल्टीवेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुँचाया था। वो बढ़िया वेल इस्टेब्लिश होकर मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है, खुशी की बात है। कुछ बकरी फार्म में जा रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है वो ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहा है ना। और मशरूम के साथ में अपना स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन कर रहा है। बाकी चीज़ों में भी उतर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम सोच रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्रोफेशनल ढंग से आपके सामने एक पूरी टीम लेकर के आएँ जो हर एक फील्ड के लिए आपको हेल्प कर सके, है ना, ताकि आगे बिज़नेस प्लान करने में आपको मदद हो। डिग्री के बाद भी आपकी हेल्प कर सकें। आप डिग्री के बाद ये ना कहें कि फ़ील्ड ख़राब है। फ़ील्ड कभी ख़राब नहीं होती है ना। हमारे पास में जो है जाने के लिए रास्ते नहीं हैं या बताने वाले नहीं हैं, या हम लोग केवल सीमित हैं, केवल जॉब के पीछे भागना चाहते हैं, बिज़नेस में हाथ आजमाना ही नहीं चाहते। ये हमारी कमी है, फील्ड की कमी नहीं है। तो साथ में बहुत जल्दी आप लोगों को कई सारी चीज़ें पता चलेगी। अब इस छोटे से वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। तो जब भी होगा आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। अभी बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ। तो बढ़िया आप लोग प्रिपरेशन करिए, है ना। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप बताइए, कुछ और मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ही कॉल करें, खामखा परेशान ना करें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है फिर, है ना। दिन भर सारे लोगों के फ़ोन उठाना और जवाब देना। तो है ना, अभी नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ नीचे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए, आनंद में रहिए। थैंक यू।